ये एक इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैकेनिक्स का, और इसमें कोई नया लॉ नहीं मिलेंगे, कुछ थ्योरम्स मिलेंगे जो लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो सब का ही यूज होगा। चैप्टर का नाम तो सुना होगा, कोलिजन, टकराव। टकराव, दोनों के बीच में टक्कर, टक्कर है ना, टक्कर कैसे लिखते हैं, ऐसे टक्कर होना है। अभी अब टक्कर का मतलब तो आपको समझ में आता है, दो चीज आपस में भिड़ जाए तो। अब जब दो चीज आपस में भिड़ जाते हैं तो दे मे बी फिजिकली कमिंग इनटू कांटेक्ट एंड स्ट्राइकिंग ईच अदर, और दे मे बी स्ट्राइकिंग बिकॉज ऑफ देयर फील्ड्स। जैसे दो ठो बॉल आएंगे, एक दूसरे को टकराएंगे, या फिर दो ठो मैग्नेट अगर पास पास आएंगे, दोनों का नॉर्थ पोल पास आ रहा है, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन बिफोर दे फिजिकली स्ट्राइक टू ईच अदर, दे विल अगेन गो बैक, तब भी एक टकराव हुआ हम कहेंगे। एक तो हुआ फील्ड कोलिजन, एक हुआ फिजिकल कोलिजन। तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, विल सी सम टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, और उसमें ये सारे आ जाएंगे। तो फील्ड कोलिजन मतलब दो चीज़ें फिजिकली एक दूसरे के साथ टच नहीं कर रहे हैं, और हुआ क्या, और फिजिकल कोलिजन मतलब दे आर फिजिकली स्ट्राइकिंग ईच अदर। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन्स को हम लोग कैटेगराइज किए हैं। हमारे पास 4 किस्म की कोलिजन है, बताएंगे क्या क्या है। तो पहला हुआ हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं, जब दो बॉडी आपस में मूव कर रहे हैं, आपस में मूव करके टकराते हैं, दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर। रिमेंबर, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी मूव करें, एक रेस्ट में है दूसरा मूव कर रहा है, तो रिलेटिव टू दिस वन दिस इज आल्सो मूविंग, व्हेन दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एंड स्ट्राइक ईच अदर, द फेनोमेनन इज कॉल्ड कोलिजन। जब वो मूव कर रहे हैं, when line of motion of the moving bodies are along the line joining their center of mass, along the line joining their center of mass, the type of collision is called head-on collision. Otherwise it is called oblique collision. Oblique collision. देखिए ये दोनों बॉल मूव कर रहे हैं, दिस इज मूविंग लाइक दिस, दिस इज मूविंग लाइक दिस, एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास। तो ये जो कोलिजन हुआ, ये हुआ हेड ऑन कोलिजन। ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, अभी टकराव होगा दोनों में, लेकिन इसका जो मोशन है इट इज नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास। इसका जो मोशन है इट इज नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, so this is not a head-on collision, this is oblique collision. ये बॉल इधर गया, ये बॉल इधर गया, दोनों आके एक जगह टकराएंगे, लेकिन their motions are not along the line joining their center of mass, तो ये भी हुआ oblique collision। कितना सिंपल है ना। अगर आपको समझ में आया तो बताओ। तो सपोज हम कहेंगे यहाँ पर एक फुटबॉल रखा गया है, दिस इज ए फुटबॉल kept on ground, and here is a small cricket ball. Football was at rest, cricket ball was moving with some velocity v, it strikes। किस टाइप का कोलिजन होगा ये, हेड ऑन कोलिजन होगा कि ओब्लिक कोलिजन होगा, कौन सा कोलिजन होगा। यू सी द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास इज दिस, तो ओब्लिक। यस, देखा क्या, ये इस लाइन में मूव कर रहा है, नहीं ये तो इधर जा रहा है, सो इट इज ए ओब्लिक कोलिजन। देखो आप लोग फटाफट बताते हो। सपोज आई गिव यू अनदर केस, सपोज आई से हियर इज ए बॉल एंड हियर इज ए बॉल। चलो बताओ, ये बॉल मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में, ये बॉल मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड में, ये कौन सा कोलिजन होगा, कौन सा हेड ऑन होगा। There will not collide. There will be no collision। अरे देखो भाई, ये 5 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, सब फंडा आप अपना दिमाग भी कभी कभार लगाया करो। ये अगर ये लाइन पे तो जा रहे हैं, बात सही है, दे आर मूविंग अलोंग दिस लाइन, बट विल देयर बी एनी कोलिजन। ये 3 में जा रहा है, 5 में जा रहा है, नो कोलिजन। ठीक, चलिए
नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन। मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जितना ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना लिखेंगे। जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं, सोचो मैं अपने हाथ को वाल पे मारूंगा, तो आप देखोगे कि मेरा हाथ का कुछ काइनेटिक एनर्जी खर्चा हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई हैंड विल डिक्रीज। क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा एनर्जी? एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी कहाँ जाएगा? अब देखो, अगर मैं धीरे से मारता हूँ तो वाल में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, मतलब मेरा जो काइनेटिक एनर्जी वो वाल का पार्टिकल का वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी मेरा, वो वाल की पार्टिकल का वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा जोर से और मारूंगा तो वाइब्रेशन में तो होगा, उसके साथ साथ कुछ साउंड एनर्जी भी निकल के आएगा। और जोर से मारूंगा तो हो सकता है कि कोई हीट जनरेट होगा। कोई लोहे को आप हथौड़े से मारोगे, देखोगे लोहा गर्म हो जाता है ना, हीट भी जनरेट होगा। अगर और भी जोर से मारोगे, हो सकता है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और स्पार्क्स विल बी कमिंग आउट, लाइट इज ऑल्सो कमिंग आउट। तो जब भी दो बॉडी टकराते हैं, देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। बताना जरूरी था क्योंकि काफी दिन पहले ये आ चुका है कोई पुराना एंट्रेंस में, इन व्हाट सीक्वेंस एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। तो थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा तो बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, उससे ज्यादा लॉस हुआ तो साउंड क्रिएट होगा, उससे ज्यादा लॉस एनर्जी हुआ, क्या लॉस हुआ? काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ तो वो हीट एनर्जी बनाएगा, उससे ज्यादा होगा तो लाइट एनर्जी बनेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हरदम जब भी दो बॉडी टकराएंगे बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। जैसे मान लो आई टेक ए पैच ऑफ मॉड का एक बल, कीचड़ का एक बॉल बनाता हूँ, ठीक है, उसको फेंकता हूँ, वो जाके वाल पे लगेगा, लगने के बाद उसका सारा काइनेटिक एनर्जी गायब हो गया क्योंकि वो चिपक के रह गया वाल के साथ। लेकिन कोई अगर बॉल को फेंकता हूँ, कोई टेनिस बॉल को फेंकता हूँ, टकराएगा और काइनेटिक एनर्जी लेके वापस आएगा। अब देखो कि थोड़ा सा कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। तो अकॉर्डिंगली वी हैव सेग्रीगेटेड द टाइप ऑफ कोलिजन। इफ द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट due to collision is very small, the amount of kinetic energy lost due to collision is very small as compared to the initial kinetic energy of the moving bodies and can be neglected, then the type of collision is called elastic collision. मान लो कि दो बॉल मूव कर रहे हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी मिला के हो गया 1000 जूल्स। टकराव हुआ, टकराव होने के बाद एक इधर फेंका गया, एक इधर फेंका गया, फाइनली पता चला उनका काइनेटिक एनर्जी है 999 जूल्स, मतलब 1 जूल का एनर्जी लॉस हुआ है। तो ऐसा कोलिजन को हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ है वो बहुत ही स्मॉल है। वैसे कोई भी कोलिजन एब्सोल्यूट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है, लेकिन जो एनर्जी लॉस होता है अगर काफी छोटा हो गया तो हम उसको कहेंगे इलास्टिक कोलिजन। थोड़ा ध्यान से फिर से देख लेते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट due to collision is very small as compared to the initial kinetic energy and can be neglected, then the type of collision is called elastic collision, otherwise it is called semi elastic collision। अगर जो एनर्जी लॉस हुआ है वो नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं है, दो बॉल आए, दोनों के पास मिलके टोटल काइनेटिक एनर्जी था 1000 जूल का, टकराने के बाद जब वापस गए टोटल काइनेटिक एनर्जी था 400 जूल, मतलब 600 जूल लॉस हो चुका है। यू कैन नॉट इग्नोर दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यू कॉल इट ए सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो क्या देखे हम इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन? द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन क्यों बोलते हैं? विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो। देख लो, सारे चीज जो स्कूल में पूछेंगे उसके लिए अगर तैयार करेंगे तो अब खोखला हो जाओगे, स्कूल में ना पढ़ाएंगे ना पूछेंगे। आपके पास कंप्लीट जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई डोंट नो इन दिस ऑनलाइन क्लासेस और ये जो क्लासेस चल रहे हैं अभी, बच्चे लेके सस्ते की पैकेजेस लेके 1000, 2000, 3000 का पैकेज लेके पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं और क्या हाल होगा देश का आफ्टर 4-5 ईयर्स। वेरी मिजरेबल, ठीक है। तो आप लोग को सारा चीज समझना बहुत जरूरी है, एल्स इट इज कॉल्ड सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या हुआ, इतना कम एनर्जी लॉस हुआ कि हम कहेंगे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी किसका? ऑफ द मूविंग बॉडीज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन क्या है आपको समझ में आ गया। चलिए
और सेमी इलास्टिक कोलिजन समझ में आ गया। तो आपको क्या मिला अभी बताओ? हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड सेमी इलास्टिक कोलिजन। इनको मिलजुल के आप मिला जुला के आप 4 किस्म की कोलिजन बना सकते हो। इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन, सेमी इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, सेमी इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। लाइक दिस यू कैन हैव 4 टाइप्स ऑफ कोलिजन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन जब भी दो बॉडी आपस में टकराते हैं तो क्या होता है बताओ? When they are striking each other, obviously they will exert forces. जब ये इसको आके मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसके ऊपर ऐसा फोर्स देगा, ये इसके ऊपर ऐसा फोर्स देगा। बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये जितना फोर्स देगा ये उतना ही फोर्स देगा। बोथ विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। और ये जितने समय के लिए इसके ऊपर देगा ये उतने ही समय के लिए उसके ऊपर देगा। सो दे गेट सेम फोर्स फॉर सेम टाइम। चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, याद है क्या? फोर्स इनटू टाइम। तो इसका चेंज इन मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में F इंटू टी, इसका चेंज इन मोमेंटम होगा इस डायरेक्शन में F इंटू टी। टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? इसका Ft प्लस इसका Ft, दे आर अगेन इक्वल एंड अपोजिट। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। क्या लिखे हैं? इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन द बॉडीज exert equal and opposite forces on each other for equal time. So they undergo equal and opposite change in momentum and overall change in momentum is 0. तो क्या देखें, चाहे वो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो, इलास्टिक ओब्लिक हो, सेमी इलास्टिक हेड ऑन हो, सेमी इलास्टिक ओब्लिक हो, सारे टाइप की कोलिजन में the total momentum before collision is equal to total momentum after collision. So we say momentum is conserved during any collision. कोई भी कोलिजन हो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। समझ में आया? चलिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हुआ तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सिमिलरली कुछ लोग सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। नो, ये भी IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। In during elastic collision, what is conserved? Momentum, kinetic energy, total energy, none of these. Total energy तो always conserved है। Energy can neither be created nor be destroyed। हाँ, फॉर्म बदल जाता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि kinetic energy before collision और after collision बराबर था, तो हम ये कह सकते हैं कि kinetic energy is also conserved। No, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ से पर आपको समझ में आएगा उसको इलास्टिक कोलिजन क्यों कहते हैं। कोई बॉडी को इलास्टिक बॉडी कब कहते हैं? जब कोई बॉडी का अपना कोई शेप है और उसको आप स्क्वीज करो, तोड़ मरोड़ के एलोंगेट करो, कुछ भी करो, छोड़ दोगे तो ये फिर से अपना शेप में वापस आने की टेंडेंसी रखता है, तो उसको कहते हैं इलास्टिक बॉडी। कोई एक बॉडी को इलास्टिक बॉडी कब कहते हैं? जैसे कोई स्पॉन्ज है, आप इसको दबाया, छोड़ दिए तो फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप में आ गया, तो इट इज इजीली रियलाइजेबल। इवन फॉर स्टील ऑल्सो द सेम थिंग। कोई स्टील वायर को खींचोगे, छोड़ दोगे तो फिर से अपना लेंथ में आ जाएगा। तो कोई बॉडी को इलास्टिक कब कहते हैं? जब आफ्टर एनी डिफॉर्मेशन अपॉन रिलीज इट रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। द टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एन इलास्टिक बॉडी और इलास्टिक मैटर। समझ में आया? तो वो अगर इलास्टिक है, कोलिजन को इलास्टिक क्यों कहेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो बॉल आपस में टकरा रहे हैं। ये बॉल यू स्पीड में आ रहा है, ये बॉल यू स्पीड में आ रहा है। चलो ये मान के चलते हैं कि ये दोनों बॉल का मास बराबर है, ये m है, ये m है। तो ये दोनों आए, टकराए, टकराने के बाद ये बॉल इधर वापस जाएगा, ये बॉल इधर वापस जाएगा। जब मोमेंटली वो रेस्ट में आएंगे, थोड़ा ये वाला फिगर को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया होगा? दोनों जब टकराए होंगे, दोनों बॉल का शेप ऐसे नहीं होगा। यू थिंक ऑफ ए इलास्टिक रबर बॉल, सोचो तो शायद आपको आसानी से समझ में आएगा। During collision, the shape is not spherical, the shape is flat in this region. Similarly, ये बॉल का भी शेप फ्लैट हो गया है। अब क्या होगा? दोनों टकराए, दोनों का फ्लैट पार्ट मिला, फिर उसके बाद फिर से दोनों अपना अपना शेप को वापस आने की कोशिश में एक दूसरे से दूर छिटक गए। दोनों अपना अपना शेप को रिगेन करने के चक्कर में एक दूसरे से दूर छिटक गए, इधर भाग गया, इधर भाग गया। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब ये टकरा रहे थे, अब ये इधर जा रहे थे, यहां से मुड़ के वापस आने वाले हैं। मतलब क्या है? वेलोसिटी 0।
जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा तो एट द इंस्टेंट ऑफ रिवर्सिंग डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी हैज टू बी जीरो। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो। फिर बाद में क्या हुआ, टकराव हुआ, ये इधर यू में भागा, ये इधर यू में भागा। लेट अस सी दिस केसेस। स्टेज 1, ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3। स्टेज 1 में व्हाट वाज द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? ये mu में जा रहा है, ये mu में आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, नेट मोमेंटम हो गया जीरो। नेट काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दोनों को जोड़ दो, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू mu स्क्वायर। व्हेन यू आर इन स्टेज 2, नेट मोमेंटम ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, नेट मोमेंटम जीरो, नेट काइनेटिक एनर्जी जीरो। स्टेज 3 में ये इधर जा रहा है mu मोमेंटम में, ये इधर जा रहा है mu मोमेंटम में, नेट मोमेंटम फिर से जीरो हो गया, नेट काइनेटिक एनर्जी अगेन mu स्क्वायर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, मोमेंटम इन स्टेज 1, इन स्टेज 2 एंड इन स्टेज 3 हर एक स्टेज में बराबर था, तो आप कहोगे मोमेंटम वाज कंजर्व्ड। बट काइनेटिक एनर्जी पहले था mu स्क्वायर, बाद में था mu स्क्वायर, लेकिन स्टेज 2 में काइनेटिक एनर्जी जीरो था। कहाँ गया वो एनर्जी, कहाँ गया वो एनर्जी? एनर्जी तो कंजर्व्ड है, कहाँ गया? जब ये चीजें दब गए, डिफॉर्म हो गए, जैसे कोई स्प्रिंग को दबा दोगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाता है, वैसे इस बॉल में एनर्जी स्टोर हो गया है। किस फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आर सेम, बट ड्यूरिंग कोलिजन a huge part of kinetic energy is converted into elastic potential energy. That is what is written here. During collision, the kinetic energy converts into elastic potential energy. मतलब स्टेज 1 में काइनेटिक एनर्जी, स्टेज 2 में काइनेटिक एनर्जी, स्टेज 3 में काइनेटिक एनर्जी आर नॉट सेम। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सेम है, ड्यूरिंग कोलिजन सेम नहीं है, तो हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं कह सकते। सो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। काफी लोग सोचते हैं कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए लिखें दो काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इलास्टिक कोलिजन आर सेम, we cannot say kinetic energy is conserved. Why? Because during collision the kinetic energy converts into elastic potential energy. क्या मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? Yes sir. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास 4 किस्म की कोलिजन तैयार हो गई, इलास्टिक हेडन, इलास्टिक ओब्लिक, सेमी इलास्टिक हेडन, सेमी इलास्टिक ओब्लिक। तो एक एक करके देखते हैं। आज हम लोग शिकार करेंगे किसका? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, आई कॉल इट EHC, ठीक है। तो बात शुरू हो गया इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का। हम करना क्या चाहते हैं इसमें? हम करना ये चाहते हैं कि दो बॉल के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, आफ्टर दैट व्हाट विल बी देयर वेलोसिटीज। हमें क्या दिया गया है? M1, M2, U1, U2। क्या पूछा गया है? V1 एंड V2, ठीक है। अब ये सारा जब हम V1 एंड V2 निकालने की कोशिश करेंगे, देखो कि बहुत सारे नए नए कंसेप्ट वी विल डिस्कवर। चलिए 1 by 1 लिखते हैं। तो क्या हुआ, कोई मास M1 U1 स्पीड में जा रहा था, M2 U2 में जा रहा था, दोनों में टकराव हुआ, मतलब U1 मस्ट बी मोर देन U2। जो टकराव हुआ वो कैसा टकराव हुआ कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। सोचो तो, एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ टकराएगा, पत्थर में इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, क्या कोलिजन इलास्टिक होगा? नहीं होगा। स्टील बॉल के साथ टकराएगा, हाँ इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या कोई रबर बॉल के साथ टकराएगा? हाँ इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है। हम एज्यूम कर रहे हैं, हमें दिया गया है कि दोनों टकरा रहे हैं, जो कोलिजन है वो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। हमें क्या निकालना है? V1 V2। क्या दिया गया है? M1 M2 U1 U2। चलिए शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें मालूम है द मोमेंटम बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि शुरू में जो मोमेंटम था कितना था, m1 u1, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में थे, प्लस m2 u2, तो ये कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा मैं सजा के लिखना चाहूंगा, मैं सारा m1 टर्म को एक तरफ लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये क्या मिलेगा, इधर m1 u1 माइनस v1, ये वाला टर्म को इधर ले आया, माइनस m1 v1 हो गया, m1 कमन गया तो ये रह गया, m2 u2 को इधर ले लिया, इट इज m2 v2 माइनस u2। हाँ ठीक, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। चलिए चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, फिर भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन तो बराबर था किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के साथ। ठीक है, बिफोर कोलिजन क्या काइनेटिक एनर्जी था, m1 के साथ हाफ m1 u1 स्क्वायर, हाफ m2 u2 स्क्वायर था m2 के साथ, और बाद में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। हाँ, यहाँ तक भी समझ में आया। थोड़ा इसको सजाते हैं, सारे हाफ तो कैंसिल हो गए है ना। अब मैं अगेन m1 टर्म्स को एक तरफ ले आता हूँ, मिलेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, m2 इंटू v2 स्क्वायर, m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक, पॉइंट नंबर 3 आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना, यू विल गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आउट ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा मैं कंपैक्ट करके लिखता हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर इन दिस बोर्ड। व्हाट आई फाइंड हियर कि अगर मैं निकालना चाहूंगा इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, पहले क्या दे रहा है लिखते हैं इसको, इट इज m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इट इज डिवाइडेड कर रहे हैं, लिखेंगे m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू मिल रहा है m2 v2 माइनस u2। m1 m2 cancels out, you find another interesting thing, u1 square minus v1 square by u1 minus v1 क्या देने वाला है, क्या बता सकते हो आप, what does this quantity reduces to, e1 प्लस v1, और दूसरा वाला बन जाएगा v2 प्लस u2। मैं इसको और थोड़ा सा सजाना चाहता हूँ, u2 को इधर ले आता हूँ, u1 माइनस u2, v1 को इधर ले लिया, v2 माइनस v1। दिखने में इतना छोटा लग रहा है लेकिन ये इतना पावरफुल इक्वेशन है, जब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम लोग समझेंगे तो आपको पता चलेगा अरे इतना इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या ये मतलब बनाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, ठीक है, इस चीज को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं स्पेस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। पहले चलो समझते हैं कि ये u1 माइनस u2 और v2 माइनस v1 का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज हम कहेंगे एक बॉल यहाँ पे है और ये जा रहा है u1 में, और एक बॉल यहाँ पे है जो जा रहा है u2 में। हम आपको पूछेंगे वो कितना स्पीड में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या ये दोनों नजदीक आएंगे, हाँ नजदीक तब आएंगे जब u1 इज मोर देन u2। सपोज हम कहेंगे u1 का वैल्यू दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, u2 का वैल्यू दिया है से 2 मीटर पर सेकेंड, क्या ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, हाँ नजदीक आ रहे हैं। कितना स्पीड में एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच,
यू से 6 माइनस 2 दैट इज 4। मतलब u1 माइनस u2 क्या दे रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फिजिकल इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। ये 6 में आ रहा है, ये 2 में जा रहा है, ये पीछे से दौड़ा रहा है तो धीरे धीरे पास आएगा। कितना स्पीड में पास आ रहा है? 6 माइनस 2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। कैसे कैलकुलेट किए? u1 माइनस u2 किए तो u1 माइनस u2 क्या दे रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, नाउ आई चेंज द केस। सपोज हम कहेंगे कि एक बॉल है जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड और ये एक बॉल है जो जा रहा है से 2 मीटर पर सेकेंड। कहो ये v1 है, ये v2। तो ये दोनों पास आ रहे हैं कि दूर जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, तो कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं जानने के लिए हमें v2 माइनस v1 करना पड़ा। कितना स्पीड में एक दूसरे के पास आ रहे हैं जानने के लिए हमें u1 माइनस u2 करना पड़ा। अच्छा, अगर ये बात है तो हम क्या कहेंगे? u1 माइनस u2 क्या रिप्रेजेंट करेगा और v2 माइनस v1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? u1 माइनस u2 क्या हो गया? इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन से पहले कितना स्पीड में पास आ रहे थे? दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन के बाद ये कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्टेटमेंट बड़ा पावरफुल है, प्लीज डाइजेस्ट दिस स्टेटमेंट। टकराव होने से पहले जितना जोर से पास आएंगे, टकराव होने के बाद उतने ही जोर से एक दूसरे से दूर जाएंगे। किसका प्रॉपर्टी हो गया ये? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो शायद आपको समझ में आएगा। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे कोई एक बॉल था, ये इधर गया 6 मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे कोई एक बॉल था, ये इधर गया 1 मीटर पर सेकंड में। टकराव हुआ। कैसा टकराव हुआ? दिया है कि इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। टकराव होने के बाद ए है, ये बी है। सपोज ए गया 2 मीटर पर सेकंड में। हमें पता करना है बी कितना जोर से जाएगा। कुछ नहीं दिया है, दिया है कि ये 6 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, 1 मीटर पर सेकंड में ये जा रहा था, दोनों में टकराव हुआ और जो टकराव था वो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन था। अगर कोलिजन के बाद ए का स्पीड है 2 तो बी का स्पीड क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। मैं सिंबलिकली लिख दिया, आपको समझ में आना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। हाँ, क्या कोई बताएगा टकराव होने से पहले ये कितना स्पीड में एक दूसरे के नजदीक जा रहे थे? 6 माइनस 1। अरे आप लोग बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। टकराव के बाद कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं? ये v में भाग रहा है, ये 2 में दौड़ा रहा है, तो v माइनस 2। क्या इसमें से v का वैल्यू मिल गया? ये हो गया 5, इधर 2 आ गया 7, तो हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। इज नॉट इट ए वेरी सिंपल क्वेश्चन? मासेस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। खाली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन देने से क्या होगा? हमें समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी आगे और बाद में बराबर था, मोमेंटम बराबर था, उसके बावजूद नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज मासेस आर नॉट गिवन। एंड दिस इंटरेस्टिंग थ्योरम इज कमिंग आउट ऑफ दिस डिस्कवरी कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूं, आपको सोच के बताना है। ठीक है,
कोऑपरेट कोऑपरेट, नहीं तो फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। आगे देखो इसको लेके काफी चीजें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपके लिए, मैं कर दिया। दूसरा आपको मैं दे रहा हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन में हुआ यूं, एक बॉल ऐसे था, वो इधर आ रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, ये बॉल इधर था, इधर आ रहा था से 2 मीटर पर सेकेंड में, टकराव हुआ। कैसा? इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के बाद पहला वाला बॉल का स्पीड बन गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये ए है, ये बी है, ये ए है। पूछा है बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी। बी का वेलोसिटी क्या होगा आपको सोचना है। बी का वेलोसिटी कितना होगा, आप ऐसे ले लो, क्या मालूम किधर जाएगा, सपोज इधर जाएगा, और अगर नेगेटिव निकलेगा तो हम उल्टा कर देंगे डायरेक्शन। क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। कितना स्पीड में नजदीक आ रहे थे, विथ व्हाट स्पीड दे वर कमिंग क्लोज। क्या लिखेंगे? 4 + 2 और 4 - 2, 4 + 2। कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे थे, v माइनस हो गया क्या, तो v का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई वांट द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर द आंसर्स। देखते हैं, चलिए देखते हैं। जितना स्पीड में पास आएंगे, कितना स्पीड में पास आ रहे हैं, इधर आ रहा है 5 में, इधर आ रहा है 2 में, तो हम कहेंगे 5 + 2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। एक कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहा है, ये इधर भाग रहा है v में, इधर 1 में, तो v + 1। ये समझ में आना चाहिए। यू मस्ट फिजिकली बी एबल टू रियलाइज कि कितना स्पीड में वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर ये नहीं भी जाता, ये जा रहा है 1 में और ये जा रहा है v में, तो कितना स्पीड में दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, v + 1। उतना तो इमेजिन करना पड़ेगा भैया, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इफ यू वांट टू प्रोक्लेम योरसेल्फ एज ए साइंस स्टूडेंट, ये सब इमेजिनेशन तो चाहिए, अदरवाइज तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है पास कर लोगे, सर्टिफिकेट ले लोगे, लेकिन किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक है, तो 5 + 2 = v + 1 मिल गया यहाँ से कि v = 5 + 2 - 1 = 6 मीटर पर सेकेंड। वाओ, चलिए आपको ये चीजें समझ में आ गया। तो लेट अस कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन। हमारा डिस्कशन किस टॉपिक पे था? We were to find out V1 and V2। हमें V1 और V2 निकालना था, है ना, V1 और V2 निकालना था। और ये हम 2 इक्वेशन निकाल चुके हैं। इक्वेशन 1 में निकला है ये, इक्वेशन 2 में निकला है ये चीज, क्या बताओ, ये वाला इक्वेशन। और ये जो निकला इसको इक्वेशन 3 बोल दो। चलो इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ये इक्वेशन 3 है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। इतना सब करने के पीछे मकसद क्या था? मकसद था टू फाइंड आउट V1 एंड V2। चलो कोशिश करते हैं। 2 अननोन में यू नीड 2 इक्वेशंस एंड यू हैव ऑलरेडी गॉट 2 इक्वेशंस। इफ यू सी यू हैव गॉट ऑलरेडी 2 इक्वेशंस। ये V2 V1 का एक इक्वेशन है 3 और एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन 2 को ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर वाला रहता है ना, बड़ा तो कंफ्यूजन करता है सॉल्व करने में। हम पहला इक्वेशन को ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को ले सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा V1 था, V1 क्या था और V2 क्या था। V2 को इधर ले आओ, V1 इट वाज U1 - U2 + V1। ठीक है, V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 एक्सप्रेस कर दिए। अब इसमें ये इक्वेशन में V2 के जगह वो वैल्यू डाल दी इन टर्म्स ऑफ V1, तो पूरे के पूरे में ओनली V1 अननोन हो जाएगा। V1 यहाँ से निकल जाएगा, V1 वहां से निकल जाएगा। तो आपको सॉल्व करने की तरकीब खुद से होना चाहिए। एक में से इक्वेशन 3 में से V2 का वैल्यू निकालो, निकाल के इसमें डालो, सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन करने से क्या मिलेगा वो मैं लिख रहा हूं। सो अगर हम सॉल्व करते हैं हमें मिलेगा V1, क्या मिलेगा,
m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2 ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो u2 और सिमिलरली अगर v2 निकालना चाहेंगे बस 1 की जगह 2 कर दो, यू विल गेट एवरीथिंग। ये था m1 माइनस m2 भाई m1 प्लस m2 ना, ये हो जाएगा क्या, v2 निकालना है तो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1। ठीक है, तो बस इक्वेशन, एक इक्वेशन को याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपसे बन जाएगा। एक इक्वेशन को याद रखोगे तो दूसरा आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, देख लो। अभी हम ये फॉर्मूला का यूज देखेंगे। मैं आपको एक छोटा सा केस देता हूँ, उस केस को यूज करेंगे और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो थोड़ा इस फॉर्मूले को साइड में रखो, ये बड़े काम का तो है लेकिन फिलहाल जगह ले रहा है, अभी तो यूज का नहीं। चलिए हम देते हैं आपको, एक बॉल था, ये इधर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, 2 kg का बॉल था, और सपोज ये कोई आपके 3 kg का बॉल था और ये इधर जा रहा था 1 मीटर पर सेकेंड में, टकराव हुआ। टकराव होने के बाद मुझे दोनों का वेलोसिटी चाहिए। 2 kg का कितना होगा, 3 kg का कितना होगा मालूम नहीं है। मैं दोनों को v1 v2 ले लेता हूँ। v1 v2 निकालूंगा, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव आ जाएगा तो इनका डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा। ठीक है, नेगेटिव अगर आ जाएगा तो इनका डायरेक्शन में उल्टा कर दूंगा। मुझे v1 और v2 पता करना है। ठीक है, मैं v1 v2 निकालूंगा, मुझे मालूम नहीं है किस डायरेक्शन में होंगे, मैं अज्यूम कर लिया कि ऐसा कुछ होंगे। ठीक है, अब निकालूंगा, निकालने के बाद मान लो पता चला कि v1 इज -5, मतलब इट विल गो इन द उल्टा डायरेक्शन। हाँ, कोई एक दिया रहता था तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन करके आप लोग कर लेते थे, लेकिन अभी क्या है, दोनों अननोन है। चलिए कोशिश करते हैं निकालने की। तो हमें v1 चाहिए, लेकिन उससे पहले चलो हम पहले डाटा लिख लेते हैं। व्हाट इज m1, क्योंकि फॉर्मूला में m1 m2 u1 u2 यूज हो रहा है ना। m1 कितना है, इट इज m1 इज 2 kg। ठीक है, m2 कितना है, m2 इज 3 kg। ठीक है, u1 कितना है, u1 इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब u2 कितना है, थोड़ा सोचो, हम जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसका बेसिक क्वेश्चन क्या था। बेसिक क्वेश्चन ये था, सब कुछ ऐसे थे, u1 u2 v1 v2, तब जाके हम लोग उस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। तो आप u1 तो 6 कहोगे, u2 कितना कहोगे, इस डायरेक्शन में u2 कितना है, -1। क्या चीजें समझ में आया, Why u2 is taken -1 समझ में आया, क्योंकि हमारा जो केस था सारे एक डायरेक्शन में थे, अब ये उल्टा है। ठीक है, तो v1 निकालो, आपको फॉर्मूला मालूम है, m1 माइनस m2 2 माइनस 3 by m1 प्लस m2 that is 3 plus 2 into u1 is 6 plus 2m2 कितना है 3 by 2 plus 3 whole into -1। डाले, सिंप्लीफाई करे, कितना आया, ये आया -1/5 दैट इज -6/5 प्लस ये हो गया -6/5। ओ बढ़िया, इट इज कमिंग -6/5। सो -12/5 इज -2.4 मीटर पर सेकेंड। v1 इज -2.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इधर को जाएगा -2.4 मीटर पर सेकेंड में, मतलब इधर को जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड में। v2 निकालते हैं, लेट अस फाइंड आउट v2।
क्या फॉर्मूला है, m2 माइनस m1, m2 हो गया 3 kg, 3 माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 इंटू u1, u1 क्या है, u1 नहीं u2 क्या है, u2 इज माइनस 1 प्लस 2m1 इज 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू u1 क्या था 6। सॉल्व करिए, 1 ये माइनस 1 बाई 5 प्लस ये 4 इंटू 6 24 बाई 5, वाओ इट इज कमिंग 23 बाई 5 और 4.6 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब इधर को हुआ, मिल गया पॉजिटिव, मतलब जो डायरेक्शन हम लिए तो सही है, हमें v1 v2 मिल गया। लेकिन कभी अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखना, क्योंकि बड़ा सा कैलकुलेशन है ना, हो सकता है गड़बड़ होगा, तो चेक कर लेना चाहिए सही है कि गलत है। सर चेक करने का मतलब तो दोबारा करना है, नहीं दोबारा नहीं करना है, क्या करना है आपको मालूम है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। चेक करना है, हमें चेक करना है। चेक करने के लिए देखेंगे व्हाट वाज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितना स्पीड में ये एक दूसरे के पास आ रहे थे, ये आ रहा था 6 में, ये आ रहा था 1 में, 6 प्लस 1, और इधर कितने स्पीड में दूर जा रहे हैं, v1 उल्टा जा रहा है, v2 इधर जा रहा है, v1 इधर को जा रहा है 2.4, वो इधर को जा रहा है 4.6, तो हो जाएगा 2.4 प्लस 4.6, ऐसा हो रहा है क्या, यस इट इज कमिंग 7, करेक्ट। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन पूरा सही है। समझ में आया क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस। इसका मतलब ये जो भुटका सा इतना बड़ा फॉर्मूला हम लोग बनाए, जिसको याद रखने में भी डर लगता है, उस फॉर्मूला का यूज हम सीखे। बस हमें बताना ये था आपको कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तो कैसे यूज करेंगे। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? ये मैं जानता हूं चीजें याद नहीं रहेंगे लेकिन समझ में आएंगे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कुछ केसेस देखते हैं। केस वन, केस वन में इफ m1 इज इक्वल टू m2, मैं एक केस लेता हूं, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों मास बराबर है, तो देखो तो v1 का वैल्यू क्या आएगा, v1 का वैल्यू क्या आएगा, ये फॉर्मूला हमारे पास था, ये फॉर्मूला हमारे पास था, इस फॉर्मूले को देखो और बताओ अगर m1 और m2 बराबर हो गए हैं तो v1 का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला देखिए और बोलिए, देन व्हाट इज v1, m1 m2 बराबर है तो 0 हो गया, m1 m2 बराबर है तो नीचे भी 2m2 हो गया, इट इज u2, एंड व्हाट इज v2 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया u1। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या हुआ, अगर दो मास बराबर मास जा रहे थे u1 u2 वेलोसिटी में, ध्यान से देखना बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, u1 u2 स्पीड में जा रहे थे, दोनों का मास लेकिन बराबर था, ये भी m ये भी m। अब क्या हुआ, दोनों में टकराव हुआ, किस किस्म का टकराव हुआ, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो आफ्टर कोलिजन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, ये जाएगा u2 में और ये जाएगा u1 में। क्या आपको समझ में आ रहा है, इज इट अंडरस्टूड? तो क्या देखें, आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन द masses interchange their velocities, ये masses जो है अपना वेलोसिटी को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या स्टेटमेंट आपको समझ में आया? स्पेशल केस है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एग्जाम्पल के लिए सपोज हम कहेंगे कोई मास था m, ये इधर जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड में, और ये मास था m,
ये इधर आ रहा था 3 मीटर पर सेकेंड में। पूछा है अगर दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ तो बताओ आफ्टर कोलिजन ए और बी का वेलोसिटी कितना होगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, बताना मुश्किल नहीं है। अब आपको और वैसे लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। v1 = m1 - m2 / m1 + m2 होल इनटू v1 + 2m2 / m1 + m2 होल इनटू u2। इतना बड़ा फॉर्मूला कौन लगाएगा। अब तो मासेस बराबर है, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा, मतलब इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड और इसके पास वेलोसिटी हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. This is valid. Remember, if m1 = m2, वो लोग आपको ऐसा केस दे देंगे 2 kg का बॉल जाके टकराया, बताओ इसका वेलोसिटी क्या हो गया। दूसरा बॉल भी 2 kg का था। Assuming elastic collision, head-on collision, find out the velocity of the second ball। तो आप फॉर्मूला लगा के करते रहोगे तो जान निकल जाएगा, जबकि ऐसे आपको याद रखना है। The balls will interchange their velocities। और भी आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे सकता हूं, अगर आप चाहोगे तो ये करके भी देख सकते हो, थोड़ा बहुत आप ये रियलाइज कर सकते हो। आप देखोगे कि सपोज यू गो फॉर सम बिलियर्ड बॉल्स और कैरम डॉट्स। कैरम डॉट्स बढ़िया सिमिलर डॉट लेना, देखने में जो सिमिलर है, और अगर आपको ये दूसरा डॉट लेके इसको मारोगे टक करके लगेगा, ये सारे रह जाएंगे, यही निकल जाएगा। क्योंकि जब इसको आप मारोगे ये रुकेगा, ये चलेगा, क्योंकि पहले क्या था, ये रेस्ट में था, ये चल रहा था। दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। टकराव के बाद ये रुकेगा, ये चलेगा, है कि नहीं। फिर ये मारेगा इसको, ये रुकेगा, ये चलेगा, ये मारेगा इसको, ये रुकेगा, ये चलेगा, करते करते फाइनली ये निकल आएगा। और देखोगे सारे अपनी अपनी जगह है, एक ही डॉट निकल के वहां से चला गया। You must be having such type of experiences sometimes while playing, है ना। सिमिलर बॉल लेके भी आप ऐसे कर सकते हो। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग केस 1 को देखें। क्या देखें? m1 = m2। केस 2 if m2 is very large as compared to m1। कोई ट्रेन आ रहा है और एक बॉल फेंकते हो आप, अरे ट्रेन का मास के सामने बॉल का मास क्या है, उस केस में क्या होगा, ध्यान रखें। उस केस में क्या होगा आपको याद रखना है। If then velocity of m2 remain almost same after collision। जो बड़ा मास है, ट्रेन को बॉल लगेगा, ट्रेन का स्पीड में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हो गया क्लू। सर ये क्लू काम में कैसे आएगा, चलो लगाते हैं काम में। चलिए मैं आपको एक केस देता हूं। सपोज ये ट्रक है, ये ट्रक है और ये ट्रक मूव कर रहा था कुछ स्पीड में 6 मीटर पर सेकेंड में। कोई लड़का एक बॉल फेंका, कितना स्पीड में, से 5 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, टकराव हुआ, टकराव होने के बाद पूछा है बॉल कितने जोर से फेंका जाएगा। टकराएगा तो फेंका जाएगा। एग्जाम्पल, assuming elastic head-on collision, find final velocity of ball। अच्छा, जब ये बॉल इसको टकराएगा कितना जोर से फेंका जाएगा। पहले आप सोच लो कि एक मास दूसरे मास से काफी बड़ा है, मतलब टकराने के बाद क्या ये ट्रक फेंका जाएगा? नहीं, ये तो गाना गाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और ये खुद 6 मीटर पर सेकेंड में जाने लगेगा। ये जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में और ये भी जा रहा है, पहले जा रहा था 6 में, अब भी जा रहा है 6 में। Then velocity of m2 remain almost constant after collision। हम कहेंगे m2 जो हेवी मास है उसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपको समझ में आना जरूरी है। अच्छा, लेकिन रूल्स ऑफ इलास्टिक हेड-ऑन कोलिजन विल प्रिवेल। अगर हम कहेंगे इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये थोड़ा छोटा हो गया, ट्रक गिर जाएगा, थोड़ा लगा दीजिए। यस, नाउ
हमें v पता करना है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। हम तो जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ओ ये बात है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, कितना स्पीड में एक दूसरे के पास आ रहे थे, 6 + 5। टकराने के बाद कितना स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v - 6। ये भाग रहा है v में 6 में दौड़ा रहा है, कितना स्पीड में दूर जा रहा है, v - 6। उसमें से v पता चल गया 17 मीटर पर सेकेंड। आर यू गेटिंग इट? क्या आपको समझ में आ रहा है? यस यस यस। सोचो सोचो, जब कोई क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, वो बल्ला घुमाता है, 5 मीटर पर सेकेंड में घुमाया, और उधर से बॉल आ रहा है काफी ज्यादा स्पीड में, चलो मान लेते हैं कि 25 मीटर पर सेकेंड में, और ये क्रिकेट प्लेयर का और बैट का मास के सामने बॉल का मास 150 ग्राम है। डॉट बॉल जो यूजुअल होता है 150 ग्राम का, उसका मास तो नेग्लिजिबल स्मॉल है, सो दिस इज हेवी मास। जब ये 5 मीटर पर सेकेंड में बॉल को मारेगा, ठीक है, बॉल कितना जोर से जाएगा? दे में आस्क यू। A ball was thrown towards the batsman with a speed of 25 meter per second. The batsman moves his bat with 5 meter per second and strikes the ball elastic head on. With what velocity the ball will fly away? हाँ, तो आपको निकालना था। जो हेवी मास है उसका वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, लाइटर मास ही फेंका जाएगा। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये कोई एक ट्रेन है, ट्रेन आ रहा था ट्रैक पे, क्या स्पीड में ट्रेन आ रहा था? u स्पीड में, और उसी ट्रैक पे क्या था, एक कार्टून पैकेट रखा गया था, कार्टून पैकेट रखा गया था। आप जानते हो कि ट्रेन का मास इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दी पैकेट हियर। अब ये जाके इसको इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन किया। After elastic head-on collision, find velocity of ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? I expect an answer from your side. Please give me the answer. Now, in this case, अगर ये ट्रॉक जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड में, बॉल को फेंका गया तो ट्रॉक का वेलोसिटी बरकरार रहा। ये केस में ट्रेन जा रहा था u में, ब्लॉक को टकराया, टकराने के बाद आप क्या कहोगे? टकराने के बाद मान लो कि ब्लॉक फेंका जाएगा विथ ए स्पीड v। अब ट्रेन का हाल क्या है? ट्रेन ब्लॉक को ठोकने के बाद ट्रेन का थोड़ी कोई स्पीड में बदलाव आएगा, वो तो u में जाएगा। तो आप कहोगे आफ्टर कोलिजन। ये हो गया सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन चीजें कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। अच्छा, तो बिफोर कोलिजन व्हाट वाज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले ये आ रहा था इसके तरफ u में, कोलिजन के बाद ये भाग रहा है v में, ये दौड़ा रहा है u में, इट इज v - u। सिंप्लीफाइंग v इज इक्वल टू 2u मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी डबल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। When a heavy mass moving with speed u strikes a light mass at rest, the light mass is thrown away with speed 2u, assuming the collision to be elastic head-on collision. समझ में आया क्या? इसके ऊपर अभी ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की कोलिजन यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर से कोलाइड करेंगे अगेन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।